हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 5 से लेकर 12 जनवरी तक के जो है वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस वीडियो को जो है मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में फ्रेम किया है कि जो भी एक हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट होंगे उनको मैंने क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट किया है। आप लोग क्या करना कि पहले खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करना पॉज करके, और मुझे कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके जो है सही हो रहे हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके वहाँ से चैनल को विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी और भी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जो कि आपको वहीं मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बिना किसी तरीके की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बीमा सखी योजना का शुभारंभ जो है किस राज्य ने किया है। तो रिसेंटली अभी एक राज्य ने जो है बीमा सखी योजना को लॉन्च किया है, वो कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा ने जो है बीमा सखी योजना को जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। अब बीमा सखी योजना है क्या, इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो बेसिकली जो बीमा सखी योजना का जो मेन उद्देश्य है वो वुमेन को एम्पावर करना है। अब किस क्षेत्र में? जो एलआईसी एजेंट के रूप में जो है वुमेन को बनाने के लिए एम्पावर करना है। और इसका जो बेसिकली गोल है वो है इंश्योरेंस फॉर ऑल, यानी सभी के लिए जो है वो इंश्योरेंस उपलब्ध कराना इस योजना का एक उद्देश्य है। और अगर इसके टारगेट ग्रुप की बात करते हैं तो 18 से 70 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है ये टारगेट ग्रुप है यहाँ पे। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बताइए एजुकेशनल, तो वो है क्लास 10th जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना, स्टेटमेंट में क्वेश्चंस घुमा सकते हैं। 18 से 70 साल है, यहाँ पे 18 से 60 साल भी कर सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखना 18 से लेके 70 इयर्स तक की जो महिलाएँ हैं, वो ये इसकी टारगेट ऑडियंस है, यानी टारगेट ग्रुप है। और अगर हम ट्रेनिंग और स्टाइपेंड की बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी महिलाओं को और मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि 3 साल तक प्रोवाइड किया जाएगा। और हर साल जो है अलग-अलग जो है स्टाइपेंड की बात करी गई है इसमें। तो पहले साल अगर बात करते हैं तो 7,000 जो है पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं अगर हम सेकंड ईयर की बात करते हैं तो 6,000 पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं अगर तीसरे साल की बात करते हैं तो 5,000 जो है पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो टोटल अगर अर्निंग की बात करते हैं ना 2.16 लाख की जो है 3 साल में यहाँ पे अर्निंग हो जाएगी। और बेसिकली जो रोल होगा इनमें महिलाओं का, जो बीमा सखीज़ जो कही जाएँगी, वो इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करने के लिए इनका काम होगा। और बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम जो है चलाना कि किस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत ही एक सेफ ऑप्शन है आगे आपकी आगे वाली लाइफ के लिए, ताकि आपकी फैमिली भी सिक्योर हो सके और आपकी लाइफ भी जो है एक सिक्योर हो सकती है। तो ये जो है बेसिकली इस योजना का जो है पूरा एक ब्यौरा था जो मैंने आपको दिया। थोड़े बहुत इसमें फैक्ट हैं वो याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में इस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। एक रिपोर्ट निकली है बेसिकली जिसमें जॉब्स के बारे में बात करी गई है आगे, कि जॉब्स का फ्यूचर क्या होगा। तो वो किसने जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विश्व आर्थिक मंच, यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसने जो है इस तरीके की रिपोर्ट को जो है वो पब्लिश किया है। आप देख लेते हैं इस रिपोर्ट में बेसिकली है क्या? तो बेसिकली जो ग्लोबल लेबर मार्केट है, उसमें जो चेंज की इसमें जो है रिपोर्ट में बात करी गई है। और इस रिपोर्ट में ना कुछ प्रेडिक्शंस की भी बात करी गई है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, तो इस तरीके के फैक्ट को भी आप वहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर जो है एनहांस हो सकता है। तो कौन-कौन से इसमें प्रेडिक्शन है, जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस की बात करी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहला कह रहा है कि जो जॉब डिस्रप्शंस हैं, वो 22% वर्कफ़ोर्स को जो अफ़ेक्ट करेंगे 2030 तक। और वहीं एक यहाँ पे ये बात भी कह रहा है कि 170 मिलियन जो है वो नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ठीक है? और जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं बेसिकली वो डिजिटल अडॉप्शन की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि डिजिटलाइज़ेशन थोड़ा ज़्यादा होगा बिज़नेस में, जिससे कि जो है उनको काम करना आसान हो जाएगा और डिजिटल ही सब ट्रांज़ैक्शंस किए जाएँगे। और इस रिपोर्ट में ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रही है वो रही है इसमें कुछ जॉब्स के बारे में बात करी है, जो कि 2030 तक जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा और लोग भी जो है इस तरीके के प्रोफ़ेशंस को जो है वो चुनेंगे। तो वो कौन-कौन सी जॉब्स की बात करी गई है? तो इसमें डे बिग डेटा की बात की है, एआई फिनटेक की बात करी है यहाँ पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलिस्ट की यहाँ पे बात करी गई है और सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की भी यहाँ पे जो जॉब्स हैं उसके बारे में बात करी गई है, जिसमें यूआई यूएक्स भी आता है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएँगी 2030 तक आते-आते। ठीक है? तो ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है निकाली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1971 में, ठीक है? और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थापित है। अभी जो चेयरमैन की बात करें तो इसमें जो क्लॉस ख्वाब करके जो है इनके चेयरमैन हैं,
वो अभी करंटली हेड कर रहे हैं। और इसमें ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है बेसिकली कुछ और भी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जो कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट है, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो जाएगी, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट हो जाएगी, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्ट्स भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है पब्लिश करता है। तो याद रखना कि कौन-कौन सी रिपोर्ट जो है इसके द्वारा पब्लिश की जाती हैं। एक तो अभी ये हो ही गई फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली गई है। और बाकी जो मैंने रिपोर्ट्स इसमें आपको बताई हैं, वो सारी रिपोर्ट्स भी जो है इसी संस्था के द्वारा निकाली जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पावर विज सपनों की उड़ान पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये पहल आपको बताना है कि किसके द्वारा शुरू करी गई है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग का जो महिला उद्यमिता मंच है, उसने जो है ये तरीके की जो है वो इनिशिएटिव लिया है। अब ये इनिशिएटिव है क्या? तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्लेटफ़ॉर्म है नीति आयोग का, उसने जो है ये इनिशिएटिव लिया है, और इसमें पार्टनरशिप भी की गई है। तो पार्टनरशिप बेसिकली न्यू शॉप जो है, एक बहुत बड़ा 24/7 जो है वो रिटेल चेन है, उनके साथ जो है पार्टनरशिप की गई है इस इनिशिएटिव में। और इसमें ना इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिकली जो महिलाएँ एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जो है उसको एम्पावर करना है, और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की जो है स्किल जो है और रिसोर्स जो है प्रोवाइड कराना, जो कि रिटेल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे महिलाओं के लिए। तो ये जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इसमें ना कुछ की फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करी जाएँगी महिलाओं को। तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दी जाएगी रिटेल मैनेजमेंट की, डिजिटल टूल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में शिक्षित किया जाएगा, और बिज़नेस डेवलपमेंट यहाँ पे जो है बताया जाएगा महिलाओं को, ये किस तरीके से बिज़नेस डेवलपमेंट होता है। और मेंटरशिप इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो है सपोर्टिव इकोसिस्टम यहाँ पे दिया जाएगा महिलाओं को, जा ताकि वो जो है रिटेल सेक्टर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकें अपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ना इसरो के अभी नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा वो होगा बी नारायणन। इसके जो सही आंसर होंगे, इनको जो है अभी नए इसरो के चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये जो है हमारे इसरो के नए चीफ हैं बी नारायणन। और इसरो के बारे में थोड़ा-सा हम डिटेल में जान लेते हैं। इसरो का जो है पूरा नाम जो है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसकी स्थापना जो है वो 1969 में की गई थी। और ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट की जो है स्पेस एजेंसी है, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। और ये बेसिकली हमारे यहाँ जो इंडिया में जो है स्पेस रिसर्च के लिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इसरो, ठीक है? अभी आपको एक चीज़ बतानी है कि रिसेंटली जो है, यानी कि लास्ट ईयर दिसंबर में ही जो है एक इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका जो प्राइमरी जो मोटिव था वो डॉकिंग और अडॉकिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको शो करना है। तो आपको उस मिशन का नाम बताना है कि उस मिशन का नाम क्या है? मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। मैं जो है लास्ट जो लेक्चर लिया है इस करंट अफेयर्स के वीकली वाले में, तो उसमें भी जो है मैंने उसको डिटेल में कवर किया उस टॉपिक को। तो वो मिशन का नाम आपको बताना है मुझे कमेंट में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ था? तो आपको जगह बतानी है कि इसका कॉन्क्लेव का जो आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में जो है इस तरीके के कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किया गया है। देख लेते हैं डिटेल में। तो जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव में जो है वो इंडिया जीनोमिक डेटा सेट को जो अनवील किया गया है। और हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, यानी कि इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने ना कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स को लॉन्च किया है। तो कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म है? तो यहाँ पे फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल्स को इसमें यहाँ पे लॉन्च किया है, और इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर आईबीडीसी पोर्टल जो है, इसको जो इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है। अब इन ये प्लेटफ़ॉर्म का बेसिकली काम क्या रहेगा, जो क्यों लॉन्च किए गए हैं? तो ये प्लेटफ़ॉर्म जो है बेसिकली जो है 10,000 जो है होल जीनोमिक सैंपल्स प्रोवाइड कराएँगे ग्लोबल रिसर्चर्स को। यानी कि वैश्विक स्तर पर जो है इस तरीके के जो सैंपल्स जो है प्रोवाइड किए जाएँगे, जिससे रिसर्च को जो है थोड़ा बढ़ावा मिले। और आईबीडीसी की अगर बात करते हैं तो ये जो है वैल्यूएबल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि जो है रिसर्च को जो है सपोर्ट किया जा सके। तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकता है कि इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है ना? तो आप ध्यान रखना डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसको लॉन्च किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि हाल ही में जो है भारत और अमेरिका ने किसके लिए सोनोबॉय का जो है सह उत्पादन करने के उद्देश्य से रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो वो घोषणा की गई है भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के लिए जो है इस तरीके के जो उत्पादन की घोषणा की गई है भारत और अमेरिका द्वारा। तो बेसिकली जान लेते हैं। तो इंडिया और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने ना सोनोबॉय के को प्रोडक्शन की घोषणा की है।
तो ये बेसिकली जो अंडर सी डोमेन अवेयरनेस है इंडियन नेवी के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी जो ये मेन चैलेंज आया है जो चाइना का, चाइना जो बेसिकली प्रेजेंस दिखा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, उसको टैकल करने के लिए जो है वो इस तरीके की जो इनिशिएटिव को लिया है दोनों देशों ने। अब बेसिकली अब यहाँ पे सोनोवाय के बारे में जानते हैं, तो सोनोवाय बेसिकली जो है एक डिवाइस होती है जो कि डीप वाटर यानी कि समुद्र के अंदर जो है वो सबमरीन को डिटेक्ट करने में जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो सोनोवाय को जो है डिप्लॉय किया जा रहा है। तो ये डिप्लॉयमेंट जो है बेसिकली या तो एयरक्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा या तो फिर ये शिप्स के माध्यम से जो है किया जाएगा, ठीक है? इससे ना हमें सबमरीन को डिटेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अगर कभी फ्यूचर में जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर की स्थिति बनती है, तो उस सिचुएशन में जो है इंडियन नेवी को जो है ये काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वो ये कह रहा है कि मातृ एवं शिशु कुपोषण से निपटने के लिए वैश्विक पोषण लक्ष्य जो हैं वो किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? यानी कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स हैं, वो किसने प्रोवाइड किए हैं? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व स्वास्थ्य सभा ने जो है वो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स जो हैं वो कुछ बताए थे। अब वो क्या हैं उसको डिटेल में देखते हैं। तो अभी एक रिसेंटली एक स्टडी हुई है द लैंसेट करके, उसने जो इन टारगेट्स के बारे में कुछ काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स दिए हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो हमने जो टारगेट सेट किए हैं उनको अचीव करने में हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं, और जो पेस यानी कि जो स्पीड हमने डिसाइड करी थी कि जिस तरीके से हमको उस टारगेट को अचीव करना, वो हम नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है? तो इसमें ना कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो है इनको अचीव करने के लिए जो हमें अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ को लाना पड़ेगा हमारे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़ में, है ना? तो यहाँ पे ना जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, उसके द्वारा ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव करने की बात करी है 2025 तक। तो वो थोड़ा-सा देख लेते हैं, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। क्या आप उसको मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो वो कौन-कौन से जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, तो 6 ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि रिड्यूस जो स्टंटिंग है चाइल्ड में, स्टंटिंग के मामलों को जो है 40% तक कम करना है, ठीक है? और उसके बाद जो है महिलाओं में जो एनीमिया की जो प्रॉब्लम आती है, उसको 50% तक कम कर देना है, और जो लो बर्थ वेट होता है, यानी कि बर्थ के समय जो लोअर वेट होता है बच्चों का, उसको जो है 30% तक कम करना है, और चाइल्डहुड ओवरवेट की जो समस्याएँ हैं, उसको जो है वो ख़त्म करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग की जो रेट है, उसको 50% तक बढ़ाना है, और जो मेंटेन करना है चाइल्डहुड वेस्टिंग को 5% के नीचे करना है, ठीक है? 5% तक जो है इसको रिड्यूस कर देना है, जो चाइल्डहुड जो वेस्टिंग की प्रॉब्लम है उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वो ये कह रहा है कि भारत पोल पोर्टल का जो शुभारंभ जो है वो किसने किया है? अभी भारत पोल जो पोर्टल है बेसिकली हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो अब इस पोर्टल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये पोर्टल बेसिकली है क्या? तो ये हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है, और इसको बनाया है वो बनाया है हमारे सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। बेसिकली जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस जो है, उस उनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन को जो है प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके के जो है इनिशिएटिव को लिया गया है, और ये जो है पुराने जो सीबीआई के टूल्स थे उसको ओवरकम कर देगा, और इसके माध्यम से जो है सीधे अब इंटरपोल तक जो है हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई भी इश्यू जो है वो जल्द से जल्द रिज़ॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का जो है विषय क्या था? यानी कि इसका जो थीम थी प्रवासी भारतीय दिवस की, वो क्या रही है 2025 के? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और डिटेल में देख लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। तो यहाँ पे जो 18th जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है इसको भी याद रखना, भुवनेश्वर में इसको मनाया गया है, और 8 से 10 जनवरी के बीच में यहाँ पे इसको मनाया गया है। यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, और जो त्रिनाद एंड टोबैगो के जो है हमारे प्रेसिडेंट जो हैं क्रिश्चियन कार्लो कैंडलो जो हैं, उनके माध्यम से जो है इसका प्रवासी भारतीय दिवस को इनॉग्रेट किया गया है, और इसकी थीम जो मैंने आपको पहले बताई है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये दिवस जो है मनाया क्यों जाता है, कि क्यों है इसकी इम्पोर्टेंस है, और किस तरीके से इसको मनाने का हम लोगों ने सोचा। तो बेसिकली जो है ये महात्मा गांधी जी की जो है याद में मनाया जाता है, क्योंकि उनका जो आगमन हुआ था भारत में 1915 में, जो दक्षिण अफ्रीका में से जो वो भारत आए थे अपनी पढ़ाई करके, तो वो 9 जनवरी 1915 को ही वो आए थे भारत में। इसीलिए जो है ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है जो है उस डेट को मनाया जाने लगा, और इस दिवस में जो है बेसिकली
वीज़ा रेगुलेशंस के बारे में बात करी गई है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करी गई है और कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है कौन-सा देश जो है ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? अभी जिस देश ने जो ब्रिक्स की जो है पूर्णतः सदस्यता हासिल करी है, वो जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का जो है एक नया सदस्य बना है। तो देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या-क्या हैं। तो हाल ही में जो है इंडोनेशिया ने जो है वो 10वें मेंबर के रूप में ब्रिक्स में जो है वो मेंबरशिप हासिल करी है। ब्रिक्स जो है बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल इन्फॉर्मल ग्रुप है, जिसमें 10 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं पूरे देश की, ठीक है? और ब्रिक्स जो पहली समिट हुई थी वो 2009 में हुई थी रशिया में, ठीक है? और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं बेसिकली वो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। पहले ये हुआ करता था ब्रिक यानी कि BRIC, ठीक है? बट क्या हुआ कि 2010 में जो है वो साउथ अफ्रीका ने भी इसमें जॉइन कर लिया, तो अब जो हो गया ब्रिक्स, ठीक है? बट अगर जनवरी 2025 तक की हम बात करते हैं तो इसमें जो है 10 मेंबर्स हैं। हालाँकि 2024 में ईरान और UAE, इजिप्ट, इथियोपिया को भी मेंबर बनाया गया है। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया को भी ये जो है मेंबर बनाने की घोषणा की थी, बट अभी तक उन लोगों ने ऐसा इंटरेस्ट शो नहीं किया है कि वो ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं। तो करंटली जो है 10th मेंबर है और रिसेंटली जॉइन किया है, वो किया है इंडोनेशिया ने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना जो है कहाँ औपचारिक रूप से लॉन्च की गई है? ये योजना जो है कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश के जो पुडीमदाका जो है एरिया है, वहाँ पे जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसको डिटेल में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश का जो अनाकापल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक जिस जगह है पुडीमदाका, जो कि बे ऑफ बंगाल से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, ठीक है? वहाँ पे इस तरीके के जो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और इसका जो फाउंडेशन स्टोन जो रखा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, जो कि 8 जनवरी 2025 को किया गया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव जो है ये बेसिकली इंडिया का जो है फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी है और ये बेसिकली जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मिशन जो है इंडिया का, उसका ही जो पार्ट है ये, ठीक है? अब इसमें जो कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये जो है 1500 टन पर डे जो है जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा और 7500 जो टन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स जो हैं, जैसे बेसिकली ग्रीन मेथनॉल हो गया, ग्रीन यूरिया हो गया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो गया, उसके जो प्रोडक्शन की जो है यहाँ पे कैपेसिटी रखी गई है। और ये बेसिकली जो इंडिया का जो नेट ज़ीरो टारगेट है 2070 तक, उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इस तरीके का इनिशिएटिव जो लिया गया है। तो यहाँ पे हमने ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में सारी डिटेल जान ली है। तो वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।